हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स बुक से आधुनिक इतिहास को। दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास का भाग 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारत में यूरोपीय आगमन, मराठों का उदय, विकास, स्वतंत्र राष्ट्र, उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, भारत में शिक्षा का विकास, समाचार पत्र पत्रिकाएं, 1857 का विद्रोह, किसान विद्रोह व आंदोलन एवं जनजाति एवं अन्य प्रमुख आंदोलन को कवर करेंगे। देखिए, ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हम प्राचीन इतिहास को और मध्यकालीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। यदि आप इन पार्ट को पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये बुक आपके आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम होना है, एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम होना है, और आने वाले समय में जो भी रेलवे के एग्जाम होंगे 2021-22 में, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस बुक में सारे ही क्वेश्चन अपडेटेड है। 2018 और 2019 की परीक्षाएं जो भी हुई थी रेलवे की, वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं और ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 300 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास को, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को। तो पहला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1510 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कब किया गया था? 1510 ईस्वी के लीजिए या फिर 1510 ईस्वी में। देखिए, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा जब कब्जा किया गया, तो यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनते हैं कि यहाँ के शासक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोग त्रिमय की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा और दमन एवं द्वीप को भारतीय संघ में विलय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा तथा दमन एवं द्वीप को भारत के संघ शासित क्षेत्र में ये बने रहे हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेगा, 30 मई 1987 को दमन द्वीप से अलग करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। याद रखिएगा, गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1877 में। ठीक है दोस्तों, 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि कौन थी महारानी। देखिए, 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें हम जरूर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक निदेशक और एक उपनिदेशक के साथ 24 सदस्य होते थे। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, जब फ्रांसीसियों के नेतृत्व में फ्रांस ने कहां पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो सही आंसर है दोस्तों इसका मद्रास। ठीक है, जब फ्रांसीसियों के नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला
कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों, देखते हैं हम इसे। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसका समय याद रखिएगा 1746 से 1748 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 का विस्तार था। ठीक है दोस्तों, कैप्टन बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए जो युद्ध का तत्कालीन कारण बने। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बूड्रोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था तथा प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना और महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में ए ला सापले की संधि के कारण हुई, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो गया था। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर किस सन में को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? तो राइट आंसर है 16वीं यानी कि 1600, ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। क्या था दोस्तों ये, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। याद रखिएगा क्या कह रहा है ये, कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों उपयुक्त देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1600 ईस्वी में। इससे पहले हमने अभी देखा था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? 1600 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो सही आंसर है 1849 में। ठीक है, अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। देखिए दोस्तों, जब पंजाब पर कब्जे की बात आएगी तो बात आएगी द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध की। तो इसे हम देखते हैं। देखिए द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी के तहत 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था इसमें। ठीक है, उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्धों में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष उड़ीसा के खोंडों के साथ संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1848। ठीक है, अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए इस संधि समझौते में क्या हुआ, तो इसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से फैक्ट एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। 1846 ईस्वी में उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्रोह भी याद रखिएगा कब हुआ था। 1846 ईस्वी में उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नरबली पर रोक तथा नए करों के विरोध में किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, नरबली पर रोक और नए करों के विरोध में किया गया था। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस विद्रोह की समाप्ति 1857 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सही आंसर है दोस्तों इसका अकबर। ठीक है, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और राजा अकबर यानी कि सम्राट अकबर, यहाँ से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं।
देखिए ध्यान से सुनिए, भारत में आई यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक बनाई थी। क्या नाम था इसका? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक इन्हें कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया के नाम से की गई थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट था। ठीक है दोस्तों, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक था। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिए हैं। एलिजाबेथ प्रथम का नाम भी यहाँ आया है, इस कंपनी का पुराना नाम भी दिया गया है और कब शुरुआत की गई 1599 में। 16वीं ईस्वी में इसका नाम चेंज करके देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको यहाँ लाया गया और उस समय शासक कौन था आपका? मुगल सम्राट अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए यदि आपको ये पता होगा कि भारत में फोर्ट विलियम कहाँ है तो आप नदी भी आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में फोर्ट विलियम ये आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों फोर्ट विलियम से। जरा हम इसको देख लेते हैं, किसने बनाया, किस सन में बनाया, क्या है ये फोर्ट विलियम। देखिए भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी किनारे बना एक किला है। ठीक है, भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी किनारे बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था। कब? 1781 में। इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। ठीक है दोस्तों, इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। लॉर्ड बेलियली के समय इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? ठीक है दोस्तों, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया? तो सही आंसर है सेंट एंजेलो फोर्ट। क्या नाम है दोस्तों इसका? सेंट एंजेलो फोर्ट। देखिए सेंट एंजेलो फोर्ट ये केरल में है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल हम कवर करते हैं। देखिए सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कुन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा करवाया गया। ठीक है, कब करवाया गया? 1505 में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम भी आपको याद हो जाएगा यहाँ से, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, आपको बताना है कौन सा युद्ध शामिल नहीं है ब्रिटिश और भारतीयों के बीच की लड़ाई में। तो इसका देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है एंग्लो बांग्ला युद्ध। ठीक है, एंग्लो बांग्ला युद्ध यानी कि ऑप्शन डी। चलिए एंग्लो बांग्ला युद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला युद्ध इनमें शामिल नहीं था। ठीक है, 23 जून 1757, ये सन याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सही आंसर है दोस्तों सूती एवं रेशम। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अब ध्यान रखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात किया जाता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस समय के दौरान स्थापित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया। ठीक है,
इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्या इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटिश की महारानी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान था। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? देखिए अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था, आपने ध्यान से सुना हो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जॉन कंपनी। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हम देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार पत्र प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों ये था आपका गोवा मुक्ति आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में कुछ देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से डेटें इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू कर गोवा, दमन एवं दीप तथा अंजे द्वीप आइलैंड को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया था। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो आप कई बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, आंसर लगा सकते हैं। कई बार आपने इनका नाम सुना है अभी तक, तो इसका राइट आंसर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ सेकंड 6 फरवरी 1952 ईस्वी में यूके की शासिका थी। यहाँ पर नाम है ना ऑप्शन में, महारानी एलिजाबेथ सेकंड, तो ये 6 फरवरी 1952 ईस्वी में यूके की शासिका थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में रिपीट हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ केवल एनटीपीसी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के हर एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी की परीक्षाओं से लेकर हर स्टेट लेवल में जहां जीके पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर है 1498, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा 1498, ये तो आपको याद ही होगा, हम इसको लगा भी सकते हैं एग्जाम में जाके कि भाई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेता है, कहाँ से आया, कहाँ उतरा। ठीक है ना, इसको हम जरा देख लेते हैं। देखिए 17 मई, ठीक है, डेट दे रखी है इसने 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर, ध्यान रखिएगा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा तथा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। क्वेश्चन आपसे यह बना देगा, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इनका नाम आप सामने देख रहे हैं, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्को डी गामा ने कब समुद्र के रास्ते से भारत में अपना पहला कदम रख प्रथम यूरोपीय बना, या ये प्रथम यूरोपीय था? तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1498। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आपको देता हूं, ये ऑप्शन कटे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आरआरबी ने खुद ही मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, तो इसका राइट आंसर तो होगा दोस्तों क्या, पटना और गोवा, दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। इसके दोनों ही आंसर सही होंगे, पटना, गोवा। ठीक है ना, यदि ऑप्शन में एक दिया होता कोई तो हम आंसर लगा सकते थे पटना या गोवा। अब जरा ध्यान से सुनिए, स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी, मुसलीपट्टनम तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियां खोली। ठीक है, जबकि माहे, कराईकल तथा यमन पर
युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया गया था। अब कह रहा है उपयुक्त विकल्प में से गोवा तथा पटना दोनों ही जगह स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थी। ठीक है, फलस्वरूप क्या होगा, दोनों ही विकल्प इसमें सही होंगे, गोवा भी ठीक है, पटना भी ठीक है। इसलिए देखिए कह रहा है कि आरआरबी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो अब लेकिन आप याद रखिएगा कि ये दोनों आंसर सही हैं। हो सकता है कि अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना दे वो कि केवल उसमें पटना या फिर गोवा लिखा हो, तो आपको वहां आंसर लगा के आना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? राइट क्वेश्चन यानी कि राइट आंसर इसका 16वीं। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। अब यहाँ से दोस्तों जब ये आए तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इनके जरूर होंगे, कौन था, कैसे थे, कब आए, तो इसको हम जरूर देखेंगे। देखिए 1502 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1502 में वास्को ड गामा दूसरी बार भारत आया। ठीक है ना, पहली बार कब आया था? 1498 में, यानी कि 1498। ठीक है, दूसरी बार कह रहा है 1502 में वास्को ड गामा दूसरी बार भारत आया। और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। याद रखिएगा, 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कुन्नूर तथा कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरा। ध्यान रखिए, अब क्या कह रहा है, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर भी लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को ड गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? ठीक है दोस्तों, किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा है इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो देखिए इसका राइट आंसर है कालीकट। ठीक है, ऑप्शन डी। देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से। देखिए, यूरोपीय व्यापारी वास्को ड गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा भी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को ड गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? लगा सकते हैं आप इसका आंसर आसानी से। तो दोस्तों इसका आंसर है कप्पक डाबू केरल। ठीक है, उतरा कहाँ था? तो ये है कप्पक डाबू केरल। ठीक है ना। अब देखिए इसका डिटेल आपको अच्छे से बता देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज होंगे बार बार, कालीकट और कप्पक डाबू केरल। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए इसे। देखिए, पुर्तगाली अन्वेषक वास्को ड गामा 17 मई, डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर उतरा था। बहुत ही डीपली क्वेश्चन बना सकता है क्वेश्चन को एग्जामिनर। ठीक है, कप्पक डाबू केरल नामक स्थान पर उतरा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दे दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई। ठीक है, शादी का दहेज, याद रखिएगा, शादी के दहेज के तौर पर, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा, क्या दिया गया था? मुंबई। किसको? चार्ल्स सेकंड को। ठीक है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में मुंबई दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह है जिसे 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रागांजा के विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप मुंबई को चार्ल्स सेकंड को भेंट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित
पहला किला था दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था ये फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1640 में। कब की गई? 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास में करवाई थी। ठीक है, इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को भारतीय इतिहास में क्यों डाला गया, तो जरा हम इसको जरूर देखेंगे। देखिए कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। कैप ऑफ गुड होप को उत्तमांश अंतर्द्वीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमांशा अंतर्द्वीप से होकर ही भारत की खोज की थी। यहाँ फैक्ट आपको ये मिला। ये क्वेश्चन क्यों डाला गया भारतीय इतिहास में? तो देखिए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमांशा अंतर्द्वीप होकर ही भारत की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य से भारतीय वस्तुओं को देश में भेजा। ठीक है, भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा? तो इसका सही आंसर है यूरोप देश में भेजा। ठीक है दोस्तों, अरब यात्रियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप में भेजा। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेंगे आपके लिए। देखिए अरब व्यापारियों ने लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप में व्यापार किया। 1498 में पुर्तगाली नाविक, देखिए नाविक, ये पॉइंट नोट करते जाइएगा अपने माइंड में, नाविक वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ रखा है इन्होंने। 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस नहर ने भारत एवं यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर तक घटा दिया। बात करते हैं अब मराठा उदय एवं विकास की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एग्जाम में पूछता है ये। रेलवे के अलावा और भी यदि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहां आपसे हिस्ट्री पूछा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। मराठा शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए कौन सी रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? तो राइट आंसर है इसका गुरिल्ला। क्या है दोस्तों? गुरिल्ला। याद रखिएगा, गुरिल्ला रणनीति का जब भी नाम आएगा तो शिवाजी को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों शिवाजी के बारे में। देखिए शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके लिए। शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई, माता हो गई इसका मतलब इनकी ये प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने 1660 के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्मा जिसे कहते हैं गुरिल्ला रणनीति। आप इसे छापामार नीति के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है ना, गुरिल्ला रणनीति या फिर आप कह लीजिए छापामार नीति। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? लगा सकते हैं दोस्तों आप आंसर इसका, हम डिटेल अच्छे से पढ़ के आए अभी। तो इसका राइट आंसर है सिवनेर। ठीक है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? सिवनेर के जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों शिवाजी। ठीक है ना, शिवाजी ने अपने शासन संबंधी कार्यों को परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक मंत्रियों का निर्माण किया था। अब ये मंत्री कौन कौन थे, इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है क्या क्या मंत्री पद से देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये 8 मंत्री, इनके नाम देखते हैं। पहला है पेशवा, उसके बाद अमात्य, फिर है बाकाय नायबीस, फिर है चिटनिस, इसके बाद है 5वें नंबर में सुमंत, छठवा है सर ए नोवत, फिर है पंडित राव और लास्ट है
न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लड़ी गई 1761 में, यानी कि ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा पानीपत से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एग्जाम में बार बार। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में लड़ी गई। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली, नाम याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? आराम से लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा मराठा, ठीक है ना। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से युद्ध किया था। सालबाई की संधि पर कब किस सन में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका मई 1782। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के तौर पर ये सन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यदि आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे में पूछ रहा है, मान लीजिए एसएससी में पूछ रहा है, कहीं भी पूछ रहा है, तो रेलवे में तो एनटीपीसी में भी ऐसा हुआ जो प्री का एग्जाम हुआ जहां पर लगभग 5 से 6 डेटें जरूर थी इतिहास से। यदि इतिहास के क्वेश्चन थे तो वो सारे के सारे डेट वाले क्वेश्चन उसने बनाए थे शिफ्ट में, तो डेट आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए सालबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। देखते हैं इसके बारे में। देखिए सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। ध्यान रखिए किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी तथा इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चल रहा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सन यानी कि किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो अभी हमने दोस्तों पानीपत के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन बनाया है देखिए इसने। तो इसका सही आंसर है 1761। ठीक है, मराठों ने सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। फैक्ट देखते हैं इसके। बासीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 1802 में। देखिए बासीन की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किए गए। देखते हैं ये संधि किसके बीच हुई, कैसे हुई। देखिए बेसिन की संधि भी कह सकते हैं इसको, बासीन की भी कह सकते हैं। बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी को पूना में रखकर स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती क्षेत्र का राजस्व लगभग 26 लाख कंपनी को दे दिया। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटने, सूरत तथा बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेसिन की संधि। किस सन में हुई? 1802 में। सन याद रखिएगा 1802। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं महाराणा प्रताप से इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। देखिए बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है यहाँ, नील वर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया था। ठीक है दोस्तों, बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है बादल, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना देगा कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? ठीक है ना, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बंगाल। ठीक है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई से बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेट है, किन के बीचों में हुआ, ये सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं हम इसे। देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757
ईस्वी को बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना विजय हुई और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली गई। फिर से सुन लीजिए, डेट है इसकी प्लासी युद्ध की 23 जून 1797। कहाँ? बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। अंग्रेजी सेनापति कौन था? ये अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। और अंग्रेज यहाँ पर जीते और उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है ना, बक्सर बिहार, जो कि बिहार में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, क्या नाम है इनका? हेक्टर मुनरो, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। इस प्रकार बंगाल तथा भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता में स्थापित हो गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, आप अभी पढ़ा आपने, बहुत ही डिटेल में लगा सकते हैं आप इसका आंसर। तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 में। देखिए, डेट के साथ साथ आप डेट भी याद रखिएगा सन के साथ। एग्जाम में 1757 तो बार बार लिखा होगा 4 ऑप्शन में, लेकिन डेट याद रखिएगा 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? यानी कि ये ब्रिटिश सेनापति की बात कर रहा है। तो ये थे आपके दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। अभी मैंने आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव सेनापति थे ब्रिटिश के, ठीक है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? लगा सकते हैं आप इसका आंसर, याद कीजिए। तो इसका सही आंसर है भागीरथी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई भागीरथी की नदी के तट पर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ की थी? तो देखिए, जैसा कि इनका नाम है, तो आप ऑप्शन में थोड़ा भी सोचेंगे तो लगा सकते हैं सही आंसर है मुर्शिदाबाद, ठीक है दोस्तों। मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी थी, ठीक है दोस्तों। देखिए, देखते हैं कौन है ये मुर्शीद। देखिए, औरंगजेब के पोते अजी मुस्साम, ठीक है, अजी मुस्सान ने मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शीद कुली खां को 1757 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, यह मुगल सम्राट द्वारा अंतिम सूबेदार था, नियुक्त किया गया। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो ये कौन थे? तो राइट आंसर इसका मराठा, ठीक है दोस्तों। फिर से सुनिए, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। हैदर अली की बात हुई है, तो देख लेते हैं दोस्तों जरा इसको। देखिए, सन 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, ठीक है। पूछ लेगा एग्जाम्स में, क्या हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था ये, तथा इसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो मद्रास की संधि का सन याद रखिएगा 1769। ये दोनों अपने उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? कौन भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो राइट आंसर है हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। देखिए, भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो, देखिए दोस्तों, ऑपरेशन पोलो सन याद रखिएगा 1948 के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब एग्जाम में पूछ लेगा आपसे ऑपरेशन पोलो का सन बताइए, तो याद रखिएगा 1948। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो राइट आंसर इसका श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि के से ही आंग्ला मैसूर युद्ध कौन सा तीसरा ये समाप्त हुआ। देखिए तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं 1790 से 1792। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज तथा टीपू के मध्य हुआ ये। फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाकर कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के पूर्व ही कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था, अतः टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। क्या थी ये श्रीरंगपट्टनम की संधि? सन तो याद रखिएगा 1792। तो देखिए टीपू को आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध के क्षति के रूप में देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र अंग्रेज के पास बंधक रखे गए। इसके बाद टीपू के आधे राज्य को निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने बांट लिया था। अगला क्वेश्चन है कौन भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा बिलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास स्थान भी था? तो सही आंसर है मैसूर। ठीक है दोस्तों, मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा बिलास के रूप में भी जाना जाता था और ये वाडियार महाराजा का निवास भी था। देखते हैं दोस्तों, देखिए अम्बा बिलास महल मैसूर भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है। यह कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान था। 1565 में तालीकोट या बन्नी हट्टी के युद्ध, देखिए तालीकोट को युद्ध को ही बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। तालीकोट या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य के ध्वस्त होने पर वाडियार वंश तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया था। किसने किया था? तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया था इसको। 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। क्या? 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता। ठीक है, टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लाम एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बांग्ला, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता था। दोस्तों लगा सकते हैं आप इसका क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंसी। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांत में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। देखिए भारत के वर्तमान प्रांत जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाग थे ये। इनका अस्तित्व 1612 से 1947 के मध्य रहा, जिसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का प्रमुख उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। यानी कि ये पूछ रहा है कहां से कहां तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई, इस तरह से। तो सही आंसर इसका बॉम्बे से ठाणे, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, देखते हैं इसे। देखिए यातायात के लिए पहला रेल मार्ग 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य खोला गया, जिसे भारत की प्रथम ट्रेन अप्रैल 1853 को चली। ठीक है, इसमें लिखा है 16 अप्रैल 1853 में चली भारत की पहली ट्रेन। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन, जिनके नाम थे सुल्तान, सिंधु और साहिब, ने खींचा था। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853। देखते हैं इसे। देखिए भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी चली। मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली प्रथम रेल में 3 इंजन थे, इनके नाम थे, ये 3 भाप इंजन थे, इनके नाम थे सिंधु, सुल्तान और साहिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई एग्जाम में ये कि भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। कह रहा है स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बंगाल। क्या है इसका सही आंसर? बंगाल। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल
रिसरा बंगाल में स्थापित किया गया। जूट का प्रथम कारखाना सन 1855 में, देखिए जूट का प्रथम कारखाना 1855 में स्कॉटलैंड के व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्री रामपुर के निकट स्थापित किया। इन कारखानों की संख्या 1939 ईस्वी में बढ़कर 103 हो गई थी। विभाजन के समय जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखाने भारत के हिस्से में आए थे। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। क्या बोया जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन में है जूट, कपास, गन्ना, नील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा, तो याद रखिएगा सही आंसर है नील। तो दोस्तों जब देखिए पंचकटिया नामक व्यवस्था है, इसके बारे में जरा अच्छे से जान लीजिए। देखिए दोस्तों, पंचकटिया नामक व्यवस्था में 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे में नील की खेती करने का अनिवार्य बना दिया गया था। इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शकल में उभरी तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने किसके कहने पर चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, तो इनका नाम है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। कब? 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा वो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया, तो लिखा है यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं दोस्तों क्या है ये। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू किया गया। देखिए पहले बात हुई थी स्थायी बंदोबस्त की। अब देखिए अब दूसरा आया है इसी वर्ष में 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या शुरू किया गया, तो ये था ऑप्शन डी में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ऑप्शन डी में स्थायी बंदोबस्त। उसी क्वेश्चन को एग्जाम ने घुमा के पूछा है, देखिए एग्जाम में। ठीक है ना, अलग अलग पेपर में पूछने का तरीका अलग है उसका। एनटीपीसी में पूछा गया, फिर ग्रुप डी में पूछा गया, तो उसका सही आंसर है स्थायी बंदोबस्त। देखते हैं दोस्तों इसको फिर से। देखिए द्वैत शासन की समाप्ति के पश्चात 1772 ईस्वी में बंगाल में इजारेदारी की प्रथा शुरू हुई थी, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया। रैयतबाड़ी व्यवस्था सन, देखिए सब ऑप्शन में जो भी नाम थे सबके बारे में बता रहा है ये। ठीक है ना, द्वैत शासन के बारे में बता दिया इसने, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बता दिया। अब कह रहा है रैयतबाड़ी व्यवस्था सन 1792 में मुख्य रूप से मद्रास और मुंबई में शुरू की गई थी। सबके सन दे रहा है यहाँ याद करने के लिए। महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में अवध, आगरा, पंजाब तथा मध्य प्रांत के अन्य क्षेत्रों में लागू की गई थी। सभी के डेट यहाँ पे आपको कवर करा दी गई है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में शुरू किया गया था। यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में। तो सही आंसर है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी दोस्तों ये व्यवस्था, तो देखते हैं हम इसको जरा। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक ग्राम महाल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्ष 1830 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत कुल 30% भूमि सम्मिलित थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो राइट आंसर इसका, तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी। रैयतबाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक डेट और आती है 1792 की। यहाँ भी रैयतबाड़ी व्यवस्था में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा।
देखिए 1820 तो इसका आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई? 1820 ऑप्शन के हिसाब से। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। ठीक है, अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद, यानी कि प्रैक्टिकली कह लीजिए आप इसको, या फिर प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है ना, 1792 में। फिर नीचे देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 में, कब? 1820 में, ठीक है दोस्तों, 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन है ये कि संपूर्ण मद्रास में इसको लागू किया गया था 1820 में। ठीक है, इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में भी लागू की गई। इस व्यवस्था में कंपनी तथा रियायतों का मतलब है किसान के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था तथा लगान ना चुकाने की स्थिति में भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दो जगह है यहाँ पर, मद्रास और कहाँ और मद्रास में शुरू किया गया। तो आपको ब्लैंक जगह है, इसको भरना है। तो देखिए कहाँ शुरू की गई थी, मैंने अभी आपको बताया था बंबई और मद्रास में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई और मद्रास में। तो उसका ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए दिया जाता था। देखिए 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। क्या? इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों विलियम हंटर समिति का गठन, ठीक है ना, तो ये किया गया 1882 में, यानी कि ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों क्या है ये हंटर शिक्षा आयोग। देखिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपिन द्वारा 1882 में की गई। ठीक है ना, हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपिन द्वारा 1882 में की गई। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे, याद रखिएगा। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो इनका नाम है दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारत में पश्चिमी शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर है दोस्तों विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी। वयस्क शिक्षा संगठन यानी कि एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए वयस्क शिक्षक संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने धार्मिक तथा साहित्य संगठन में अहम योगदान दिया। उनकी 2 शाखाएं थीं, पहली मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली, दूसरी गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। किस सन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। सही आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि 1854। ठीक है दोस्तों, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाने लगा। देखते हैं क्या है ये। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार व्यक्त किया गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो सही आंसर है 1835 में। ठीक है, ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? आंसर है 1835 में। अब देखते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, लॉर्ड मैकॉले एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे, निबंधकार, इतिहासकार एवं राजनीतिक थे। लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर ही ब्रिटिश ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया। याद रखिएगा इनका नाम दोस्तों, लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर ही। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो दोस्तों सही आंसर इसका एनी बेसेंट। याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्रिका की। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी। थियोसॉफी यानी कि ब्रह्म विद्या का प्रसार करने के लिए वे भारत आई थीं। वह प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थीं। इन्होंने कई मौकों पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करा, जिसकी वजह से आयरन लेडी की छवि इनकी बन गई थी। क्या नाम? आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इन्हें। ठीक है, वह कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? कलकत्ता में। देखते हैं किसने लगवाई, कब लगवाई, किस सन में। अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। नाम याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। क्या नाम है इनका? जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, केसरी का अर्थ क्या है? इसका मतलब है शेर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, केसरी का अर्थ है शेर, शेर होता है। ठीक है, केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना की गई 1881 में। सन याद रखिएगा, 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बाणी देने के लिए किया गया। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है ना, केसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो इनका नाम है दोस्तों जेम्स हिक्की। ठीक है ना, जेम्स हिक्की ने भारत में पहला अखबार शुरू किया था। देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था द बंगाल गजट।
एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी जिसका प्रकाशन कोलकाता से 1789 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके प्रकाशक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। ब्लैंक आपको भरना है यहाँ सन, किस में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसका 1861। ठीक है दोस्तों, 1861 से पहले से जाना जाता था द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, फिर 1861 में इसका नाम बदला गया, क्या हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 को मुंबई से प्रकाशित हुआ। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था। 1850 में यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1860 ईस्वी में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लिए और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत की। 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका सही आंसर है केसरी यानी कि ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी यानी कि मराठी भाषा में केसरी और द मराठा अंग्रेजी के माध्यम से लोगों में राजनीतिक चेतना को जगाने का कार्य किया। तिलक का जन्म, देखिए तिलक जी के बारे में बता रहा है, तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन है पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उद्दंड मार्तंड। ठीक है, उद्दंत मार्तंड पहला हिंदी अखबार, याद रखिएगा पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अखबार का नाम क्या था उद्दंत मार्तंड। देखिए दोस्तों, उद्दंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यह दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। कब? 30 मई को। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला क्वेश्चन है सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा निम्न में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये थे भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, नाम याद रखिएगा चार्ल्स विल्किंस, ये भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र भी थे जिनके नाम है नवजीवन और हरिजन। ठीक है, दो और थे, नवजीवन और हरिजन। क्वेश्चन नंबर 75, चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो सही आंसर है दोस्तों 1785 यानी कि ऑप्शन सी। चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुवादित भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1885 में प्रकाशित किया गया था और गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। ये भी याद रखिएगा, गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन था। तो सही आंसर है लॉर्ड केनिंग। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड केनिंग। बात कर रहे हैं हम 1857 की। ठीक है ना, 10 मई 1857 की बात कर रहे हैं, मेरठ की। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए सिपाही विद्रोह का आरंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था।
मेरठ छावनी के सिपाही विद्रोह करते हुए 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को शाहजहां ए हिंदुस्तान घोषित कर दिया इन्होंने। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड रॉयल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का प्रतीक है चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी। ठीक है, कमल का फूल तथा रोटी। सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। ठीक है, सरकारी इतिहासकार कौन थे इसमें? सुरेंद्र नाथ सेन। अगला क्वेश्चन है किस पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो उनका नाम है बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। देखते हैं इनके बारे में। देखिए, बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया था। बाद में इन पर मुकदमा चलाकर रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है किस सन में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि 1857। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे यहाँ से फैक्ट आपको याद होंगे। देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई मेरठ से हुआ। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अभी कवर कर चुके हैं हम इसे। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस के प्रयोग पर मना कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसके पश्चात यह विद्रोह अवध, रोहिलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिम प्रांतों में फैल गया। क्वेश्चन है सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई, यानी कि सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो काफी डिटेल हम इसकी कवर कर चुके हैं, आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों मेरठ, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? फिर से वही रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सही आंसर इसका 1857 यानी कि ऑप्शन बी। किस सन में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी? इससे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका 1857 का युद्ध यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। देखिए सारे ही क्वेश्चन उसी डिस्क्रिप्शन से यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से बनकर आ रहे हैं, तो आप आसानी से इनका आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी का पहले भारतीय आजादी की युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो सही आंसर है दोस्तों 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस डेट पे, यहाँ डेट पूछी है, 1858 को शहीद हुई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आरआरबी ने भी निरस्त कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डेट ऑप्शन में है ही नहीं। याद रखिएगा इनकी मृत्यु यानी कि ये शहीद हुई 17 जून को, ठीक है 17 जून को, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो जरा डिटेल पढ़ लेते हैं क्योंकि आने वाले क्वेश्चन सब इसी रिलेटेड होंगे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ। इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी ने किया। इन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और 17 जून, देखिए 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल हुरूज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर हुरूज ने क्या कहा? देखिए भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई अकेली मर्द है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेट नहीं दी थी, लेकिन आप याद रखिएगा डेट है 17 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी सब सारे क्वेश्चन इसी रिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया अच्छे से। देखिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस सन में शहीद हुई? तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? 1858, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? डिस्क्रिप्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, लगा सकते हैं इसका आंसर आप। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्वालियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर इसका भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। बाकी नाम दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम देख लेते हैं जरा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से और नाना साहब, ऑप्शन सी में जो नाना साहब, इन्होंने कानपुर से, और तात्या टोपे ने ग्वालियर का विद्रोह में नेतृत्व किया था। ठीक है। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही का विद्रोह कहां से 1857 में शुरू हुआ था? तो सही आंसर है दोस्तों इसका मेरठ, यानी कि ऑप्शन बी। कहां से? मेरठ से। देखिए, वर्ष 1857 की महत्वपूर्ण घटना एवं पहली घटना बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में घटित हुई, जहां 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही ने गाय एवं सूअर की चर्बी से तैयार कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने इन कारतूसों का विरोध किया। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? देखिए दोस्तों, लगा सकते हैं आप इसका आंसर। मणिकर्णिका भी कुछ समय पहले एक मूवी भी आई थी, तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनमें से किस एक स्वतंत्रता, देखिए क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। इनके पिता मोरोपंत तथा माता का नाम था भागीरथी। ठीक है। माता का नाम भागीरथी, पिता का नाम मोरोपंत। नाम याद रखिएगा दोनों। उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1858। ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। अब देखिए, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 से 60 के बीच विद्रोह शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नील। याद रखिएगा, बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 से 1860 के बीच में विद्रोह शुरू हुआ। देखते हैं इस नील की खेती के कारण क्या क्या हुआ, देखते हैं। देखिए, बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुरा गांव के किसानों से जबरन नील की खेती करवाए जाने के विरोध में विद्रोह शुरू हुआ था। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाई। क्या? ददनी प्रथा कहलाई। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया। 1860 ईस्वी में सरकार ने नील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नील की खेती को बंद करवा दिया। यह आंदोलन अपनी एकता, अनुशासन और संगठन के कारण सफल रहा। ठीक है, सफल आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो इनका नाम है दोस्तों दीनबंधु मित्र। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों
नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। देखिए 1858 से 59 के बीच दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बंगाल का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 में किया गया। इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण और अत्याचार की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा, जब भी बारदोली की बात आए तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन है, ठीक है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने, देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ से, वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसने? बारदोली की महिलाओं ने। इस आंदोलन का कारण लगान की दर 30% होना था, जिसे सरकार ने घटाकर 6.03% कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? तो दोस्तों आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से। देखिए भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के कारण से जुड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन श्रवणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था? उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो आंसर है इसका बेलू थम्पी, ठीक है दोस्तों। बेलू थम्पी श्रवणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको जरा हम अच्छे से। देखिए श्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा श्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर श्रावणकोर रियासत के दीवान बेलू थम्पी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को बेलू थम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से रिलेटेड है। बेलू थम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो ये थे श्रावणकोर से जुड़े हुए। किससे? श्रावणकोर रियासत से। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर इसका E.V. रामास्वामी, ठीक है दोस्तों, E.V. रामास्वामी। देखते हैं E.V. रामास्वामी कौन है, ये इनके बारे में जानते हैं। देखिए E.V. रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रशंसक इन्हें पेरियर के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है दोस्तों, पेरियर के नाम से लोग इन्हें संबोधित करते थे, इनके प्रशंसक। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें छुआछूत, पिछड़ी जातियों के सम्मान और उत्थान पर विशेष बल दिया गया, ठीक है, विशेष बल दिया गया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखिए आधुनिक इतिहास को हम शुरू कर चुके हैं और इसके लगभग 100 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम जल्द मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, यानी कि इसके सेकंड पार्ट के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।